हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम महिला सुपरवाइज़र के लिए बाल संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल करने वाले स्पेशली आज हम संस्थागत देखभाल करेंगे। गैर संस्थागत देखभाल का मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, वो देख लेना अगर नहीं देखा है तो। उसमें हमने जितने भी अधिनियम के तहत बालकों की रक्षा की बात की गई है ना। कोई भी बिना संस्थाओं का भी कुछ बच्चों के रिकवर होने के लिए जो अनाथ हैं उनके लिए कुछ संस्थाएं खोली गई, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो वो ज़रूर देख लेना वो वीडियो, क्योंकि उससे आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितने खुले आश्रय गृह हैं? खुले आश्रय गृह होते क्या हैं? देखो, खुले आश्रय गृह वो होते हैं, अब रास्ते में जैसे कोई चलता बच्चा मिल गया है, उसका आपको पता नहीं है, उनको जो जिला दंडाधिकारी हैं या वहाँ के राज्य सरकार का कोई कर्मचारी है, उसको पता नहीं है कि ये बच्चा कहाँ मिला है, तो उसको कुछ समय के लिए खुला खुला इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है कि अब आना है, कि 1 महीने का टाइम पीरियड है, अभी आप रह सकते हो, ऐसा कोई बॉन्डेज नहीं रहता है। इसलिए इनको हम खुले आश्रय गृह बोलते हैं। इसमें कितने वर्ष तक का बच्चा रहता है? इसमें 18 वर्ष तक के बच्चे को रख सकते हैं। खुले आश्रय गृह में कितने साल तक के बच्चों को रख सकते हैं? 18 साल तक के बच्चे को रख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में कितने हैं? 11 खुला आश्रय गृह हैं। बेघर, फुटपाथ पर घूमने वाले, सड़क पर रहने वाले भिक्षुकों को इसमें आश्रय दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में जो 11 हैं, उनमें से 2 भोपाल में हैं। 2 कहाँ पर हैं? भोपाल में 2 हैं और नर्मदापुरम में भी 2 हैं। भोपाल में 2 हैं और नर्मदापुरम में भी 2 हैं। इसके अलावा रायसेन में है, एक इंदौर में है, रायसेन में है, इंदौर में है, नरसिंहपुर में है। रायसेन, इंदौर, नरसिंहपुर, बालाघाट, रायसेन, इंदौर, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिंगरौली, ठीक है, ग्वालियर और सागर में इनको बनाया गया है। और कहाँ पर? सागर में। इस प्रकार से ये टोटल कितने हैं? 11। आपके लिए याद करना इतना ही ज़रूरी है कि यहाँ पे कितने हैं? 11 हैं। और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये के अधीन ये रहते हैं। कितने वर्ष तक के बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं? 18 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से किस संस्था पर फुटपाथ पर रहने वाले भिक्षुकों को आश्रय दिया जाता है? तो याद रखना, खुले आश्रय गृह में दिया जाता है। ठीक है, खुला आश्रय गृह में इनको रहने का आश्रय दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने विशेष गृह हैं? ये विशेष गृह क्या होते हैं? विशेष गृह क्यों बनाए जाते हैं? किन के लिए बनाए जाते हैं? कि ऐसे बालक जो कि अपराधी हैं। ऐसे बालक कैसे हैं? ऐसे बालक जो कि अपराधी हैं। ठीक है, ऐसे बालक जो कि अपराधी हैं, किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार उनको अपराधी घोषित कर दिया है। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार ऐसे बालक जिनको किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराधी घोषित किया है, उनके लिए ये विशेष गृह बनाए गए हैं। वर्तमान में कितने विशेष गृह हैं? वर्तमान में 3 विशेष गृह हैं। इसमें से 2 तो इंदौर में हैं, 2 इंदौर में हैं और एक कहाँ पर है? एक सिवनी में है। 2 इंदौर में हैं और एक कहाँ पर है? सिवनी में है। देखो, जो बाल अपराधी बच्चे होते हैं उनके 2 प्रकार के घर होते हैं। एक होता है संप्रेषण गृह और एक होता है विशेष गृह। संप्रेषण गृह क्या होते हैं? संप्रेषण गृह वो होते हैं जहाँ पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत ये पता चलता है कि किसी बच्चे ने अपराध किया है, लेकिन उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, या वो अभी जमानत पर है ना, उसका भी कोई मतलब जो भी उसने किया है वो प्रूव नहीं हुआ है, तो हम उनको संप्रेषण गृह में रख देते हैं। लेकिन अगर प्रूव हो गया है कि हाँ, बच्चे ने गलती करी है, तो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उनको रखा जाता है विशेष गृह में। यहाँ कितने उम्र से कम से बच्चे रहते हैं? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा, पुनर्वास आदि सुविधाएं दी जाती। इनके क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर समितियां भी बनाई जाती हैं, जिनका मूल्यांकन कौन करता है? देखो, पहले इतना समझा, फिर मैं बताती हूँ समिति के बारे में, क्योंकि वो डीपली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 3 विशेष बाल गृह, आपको विशेष गृह याद हो गए। 2 कहाँ पर हैं? 2 हैं इंदौर में
और एक कहाँ पर है, 2 इंदौर में है और एक कहाँ पर है, सिवनी में है। कितने वर्ष से कम, 18 से कम। ऐसे बच्चे जिनका अपराध घोषित हो गया हो, अपराध घोषित हो गया हो, किस अधिनियम के तहत अपराध घोषित हुआ हो, किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध घोषित हुआ हो। किसके तहत, किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध घोषित हुआ, ठीक है। अब इसके कार्यान्वयन के लिए जिला बाल संरक्षण समिति का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है, जिला बाल संरक्षण समिति का गठन किया जाता है। इन समिति का जो क्रियान्वयन है वो राज्य स्तरीय समिति करती है, राज्य बाल संरक्षण समिति करती है, और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण जिसको हम कारा बोलते हैं वो इसकी देखरेख करती है। कारा के बारे में मैंने वही गैर संस्थागत देखभाल वाले वीडियो में बताया है। डिस्क्रिप्शन वो कमेंट बॉक्स में लिंक, कमेंट में जाके देखिएगा, लिंक पिन कर दूंगी, सबसे ऊपर मेरी ही वीडियो आ जाएगी, उसको ज़रूर देख लेना। उससे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा, संस्थागत और गैर संस्थागत, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और इनकी निगरानी करने के लिए, विशेष गृह की निगरानी करने के लिए 51 तो किशोर न्याय बोर्ड बनाए गए हैं और 51 ही बाल कल्याण समिति बनाई गई है इन विशेष गृहों की निगरानी करने के लिए। जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति बनाई जाती है समेकित बाल संरक्षण योजना में क्रियान्वयन के लिए, और इनकी जो निगरानी 3 स्तरीय समिति पर होती है। मतलब ये तो निगरानी के लिए जिला बाल संरक्षण समिति बनती है। जिला बाल संरक्षण समिति का मूल्यांकन कौन करता है, राज्य स्तरीय समिति, राज्य बाल संरक्षण समिति और कारा करती है। अगला क्वेश्चन है, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए मध्य प्रदेश में कितने आवासीय विद्यालय हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए भी मध्य प्रदेश में आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां होती हैं जिनको आवास की व्यवस्था नहीं होती है, उनके लिए ये आवास स्थापित किए गए हैं। तो उनके लिए ये आवास स्थित किए गए हैं। कहाँ पे किए गए हैं, एक तो बनाया गया है गुना में, एक बनाया गया है गुना में, एक बनाया गया है जबलपुर में, एक बनाया गया है गुना में, एक बनाया गया है कहाँ पे, एक बनाया गया है जबलपुर में और एक बनाया गया है इंदौर में। एक कहाँ बनाया गया है, इंदौर में। तो विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए जो आवासीय विद्यालय हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, 3 जगह पर हैं, गुना, जबलपुर और इंदौर में है। कहाँ कहाँ पर हैं, गुना, जबलपुर और इंदौर में बनाए गए हैं विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय। आपसे पूछेंगे कि आवासीय विद्यालय किन के लिए बनाए गए हैं, तो आवासीय विद्यालय विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं, गुना में, जबलपुर में और इंदौर में बनाए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं, गुना, जबलपुर और इंदौर में इनको बनाया गया है। कहाँ पे, गुना, जबलपुर, इंदौर। नाम बहुत अच्छे से याद रख लेना, गुना, जबलपुर और इंदौर में बनाया गया है। और कितने हैं, नंबर्स भी याद रखना, 3 है। महिला वसति गृह की अध्यक्षता कौन करता है। ये महिला वसति गृह क्या होता है, महिला वसति गृह वो होते हैं जहाँ पर महिलाएं रहती हैं, काम करने वाली महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर रह सकती हैं। महिला वसति गृह को हम सखी निवास भी बोलते हैं। महिला वसति गृह को और क्या बोलते हैं, सखी निवास भी बोलते हैं। दो महिला वसति गृह हमारे मध्य प्रदेश में है, एक तो है भोपाल में और दूसरा कहाँ पे है, इंदौर में है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको सखी निवास कहा जाता है, सखी निवास कहा जाता है। वर्तमान में ये जो मिशन शक्ति है, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक मिशन शक्ति चल रही है 2022 से, जुलाई 2022 से, उसके अंतर्गत वर्तमान में इसको शामिल किया गया है। अब वो बोल रहे हैं जो महिला वसति गृह है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी करते हैं। मेनली जितने भी संस्थान होते हैं ना उनकी अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी ही करते हैं और इनका मूल्यांकन होता है वो राज्य स्तरीय समिति करती है। बाकी इनकी जो अध्यक्षता होती है वो जिला दंडाधिकारी ही करते हैं। तो महिला वसति गृह की अध्यक्षता कौन करेगा, जिला दंडाधिकारी करेगा। महिला वसति गृह कितने मध्य प्रदेश में, 2 हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, भोपाल में और इंदौर में हैं। यहाँ पर क्या होता है, कामकाजी महिलाओं को अपने मूल स्थान से बाहर सुविधाजनक व सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाया जाता है ताकि यहाँ महिला रहकर अपने जो जीविकोपार्जन के लिए या अपना खुद का कैरियर बना सकें, महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश कर सकें, इसलिए महिला वसति गृह बनाए जाते हैं। अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी करता है, भोपाल और इंदौर में बना है और तीसरा भी बन रहा है, थर्ड भी इंदौर में ही बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, बेघर भिक्षुकों को सड़क पर रहने वाले 18 वर्ष तक की आयु के बालकों को तत्कालीन पुनर्वास कहाँ प्रदान किया जाता है। तत्कालीन पुनर्वास खुला आश्रय गृह में प्रदान किया जाता है। अभी मैंने बताया तो खुला आश्रय गृह है वहाँ पर प्रदान किया जाता है। और
जो इनको तत्काल तुरंत के लिए कोई जगह नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, तो ये यहाँ पर आ सकते हैं। बात करते हैं पश्चातवर्ती गृह, तो 18 वर्ष के बाद अगर कोई बालक जो बहुत समय से सरकार के पास ही रह रहा है, तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 18 से 21 वर्ष तक पश्चातवर्ती गृह में बच्चा रह सकता है। 2 जगहों पर ये बनाए गए हैं, एक तो भोपाल में और दूसरा जबलपुर में। भोपाल में लड़कियों के लिए है और जबलपुर में लड़कों के लिए है। बाल गृह की बात करते हैं, तो बाल गृह जो होते हैं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 60 हैं, जिसमें से लगभग 6 बाल गृह, सबसे ज़्यादा बाल गृह भोपाल में है, भोपाल में 6 हैं और 3 बाल गृह उज्जैन में है। बात करते हैं हम शिशु गृह की, तो शिशु गृह 32 हैं और 2 बन रहे हैं, तो टोटल 34 हो जाएंगे, लेकिन वर्तमान में 32 ही हैं। और यहाँ पर शिशु गृह में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि उनको उनके परिवार से मिलाया जाए। बेघर बच्चों के लिए कहाँ पर बन रहे हैं? बेघर बच्चों के लिए खुला आश्रय गृह होता है। इनकी संख्या कितनी है? 11 है, भी अपन ने ऊपर पढ़ा है। ऐसे बालक जिन्हें किशोर न्याय अधिनियम के तहत दोषी सिद्ध कर दिया हो, उन्हें कहाँ रखा जाएगा? उन्हें विशेष गृह में रखा जाएगा। विशेष गृह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको स्पेशल होम बोलते हैं विशेष गृह को। यहाँ पे ये रखा जाता है। विशेष गृह कहाँ पर है? एक तो इंदौर में है और कहाँ पे है? सिवनी में। विशेष गृह कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? इंदौर और सिवनी में विशेष गृह बनाए गए हैं। इनको किशोर न्याय अधिनियम के तहत दोषी सिद्ध कर दिया जाता है, वहाँ पर वो इन विशेष गृह में रखे जाते हैं। कहाँ कहाँ पर है? इंदौर में और सिवनी में है। टोटल कितने हैं? 3 हैं। संप्रेषण गृह कितने दिनों के अंतर्गत बाल न्यायालय बोर्ड को सामाजिक जांच रिपोर्ट देता है? देखो, संप्रेषण गृह में कौन सा बच्चे आ जाते हैं कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया हो या ऐसे बच्चे जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया हो और 18 वर्ष से कम हो। जैसे बच्चे जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया हो, 18 वर्ष से कम हो और इनका जो प्रकरण है वो विचारणीय हो, अभी जिस पर फैसला नहीं आया हो, वहाँ पर वो संप्रेषण गृह में रख सकते हैं। संप्रेषण गृह में कुल कितने संप्रेषण गृह हैं? और वो टोटल 18 संप्रेषण गृह होते हैं और 15 दिन के अंदर इसको बाल न्यायालय बोर्ड को अपनी रिपोर्ट देना पड़ता है कि उसने बच्चे के बारे में क्या जांच निकाली है, क्या बच्चा दोषी सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। तो संप्रेषण गृह कितने दिनों के अंदर बाल न्यायालय बोर्ड को सामाजिक जांच रिपोर्ट देता है? संप्रेषण गृह 15 दिनों के अंदर। कितने? 15 दिनों के अंदर संप्रेषण गृह बाल न्यायालय बोर्ड को सामाजिक रिपोर्ट देता है। कितने दिनों के अंदर देता है? 15 दिनों के अंतर्गत देता है संप्रेषण गृह कितने दिनों के अंतर्गत बाल न्यायालय बोर्ड को सामाजिक जांच रिपोर्ट देता है? 15 दिन के अंदर अंदर देता है। समेकित बाल संरक्षण योजना में क्रियान्वयन के लिए किस स्तर पर बाल संरक्षण समिति बनाई जाती हैं? जिला स्तर पर बनाई जाती हैं। जिनका मूल्यांकन कौन करता है? जिनका मूल्यांकन एक तो राज्य स्तरीय समिति करती है, एक राज्य बाल संरक्षण समिति करती है और एक कारा करता है। कारा को हम क्या बोलते हैं? राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण बोलते हैं। अगला है, बाल गृह में कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को रखा जाता है? बाल गृह में 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने बाल गृह हैं? मध्य प्रदेश में वर्तमान में 60 बाल गृह हैं। सबसे ज़्यादा उज्जैन में है ना, ये याद रखना है। और सबसे पहले जब बच्चा मिलता है तो उन सबसे पहले 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिशु गृह होते हैं। शिशु गृह किन के लिए होते हैं? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए होते हैं। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिशु गृह होते हैं। और फिर बाल गृह होते हैं। बाल गृह कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए होते हैं? 6 से 18 तक के बच्चों के लिए बाल गृह होते हैं। और पश्चातवर्ती गृह किसके लिए होते हैं? पश्चातवर्ती गृह 18 से 21 वर्ष तक के बच्चों के लिए होते हैं। 21 वर्ष तक भरण पोषण शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में 2 बाल गृह हैं और शिशु गृह 32 हैं और बाल गृह 60 हैं और पश्चातवर्ती गृह 2 हैं, भोपाल में और जबलपुर में हैं। मध्य प्रदेश में कितने शिशु गृह या ट्रेंच गृह होते हैं? सबसे पहला ही होता है शिशु। जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पे रखा जाता है। वर्तमान में कितने हैं? 32 हैं। इनकी कोशिश की जाती है कि इनका पारिवारिक पुनर्वास हो सके और इनको इनके माता पिता से मिलवाया जा सके। अगला है, किस कमेटी को हम भोर कमेटी के नाम से जानते हैं? ऐसी कौन सी कमेटी है जो भोर कमेटी के नाम से जानी जाती है और जिसने शिशु न्याय में या बाल विकास में काम किया हो, उस कमेटी के नाम से हम इसको जानते हैं, इसलिए ये भोर कमेटी जो है वो जानी जाती है।
स्वास्थ्य सर्वे तथा विकास कमेटी को ही हम बोलते हैं भोर कमेटी। स्वास्थ्य सर्वे तथा विकास कमेटी को क्या बोला जाता है? भोर कमेटी बोला जाता है। स्वास्थ्य का सर्वे हो तथा विकास हो, उसको हम क्या बोलेंगे? भोर कमेटी बोलेंगे। अगला है शिशु गृह में कितनी उम्र तक के बच्चों को रखते हैं? 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को रखते हैं। शिशु गृह कितने हैं? 32 शिशु गृह हैं। अगला है भारत में नेशनल फैमिली एंड हेल्थ एंड वेलफेयर कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? नेशनल फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 1952 में हुआ था। 1952 में ये आरंभ हुआ था। इसके अलावा 1977 में इसको राष्ट्रीय रूप दे दिया था। 1977 में इसको राष्ट्रीय रूप दे दिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए जागरूक हों। राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार होने लगा था। जगह जगह पे प्रचार होने लगा था कि परिवार नियोजन अपनाना चाहिए, हम दो हमारे दो, इस प्रकार की जो चर्चा है उस समय होने लगी थी। तो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ एंड वेलफेयर कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1952 में हुआ था। बाल गृह से मुक्त हुए बालकों की सुरक्षा का प्रबंध कहाँ किया जाता है? देखो, बाल गृह में कब तक के बच्चे रहते हैं? 6 से 18 तक रहते हैं। 18 वर्ष के बाद के कहाँ रहेंगे? पश्चातवर्ती गृह रहेंगे। पश्चातवर्ती गृह कहाँ है? 2 जगहों पर है। एक कहाँ पर है? एक है भोपाल में और दूसरा कहाँ पर है? जबलपुर में है। अगला है बाल गृह कितने हैं? 60 हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने विशेष गृह? अभी मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में 3 विशेष गृह हैं, जिसमें से 2 कहाँ पर हैं? 2 हैं इंदौर में। 2 कहाँ पे हैं? इंदौर में है। और एक कहाँ पर है? सिवनी में है। विशेष गृह वो होते हैं जहाँ पर अपराधी बालक रहते हैं। विशेष गृह कौन से होते हैं? ऐसे गृह जहाँ पर अपराधी बालक रहते हैं उनको विशेष गृह बोलते हैं। एक आंगनवाड़ी जनसंख्या कार्यकर्ता जो होती है वो कितनी जनसंख्या को कवर करती है? एक ग्रामीण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होती है वो 1000 की जनसंख्या को कवर करती है। एक आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती है वो कितनी जनसंख्या को कवर करती है? वो 1000 की जनसंख्या को कवर करती है। अगला है मध्य प्रदेश में कितने वसति गृह? मध्य प्रदेश में 2 वसति गृह, एक इंदौर में है और एक कहाँ पर है? भोपाल में है। और एक और बन रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है? इंदौर में ही बन रहा है, तीसरा भी। ठीक है। वसति गृह को क्या बोलते हैं? सखी निवास भी बोलते हैं। वसति गृह को क्या बोला जाता है? सखी निवास वसति गृह को बोला जाता है। कामकाजी महिलाएं यहाँ रह सकती हैं। पश्चातवर्ती गृह मध्य प्रदेश में कहाँ नहीं है? भोपाल में है लड़कियों का, जबलपुर में भी है लड़कों का। इंदौर में पश्चातवर्ती गृह नहीं है। पश्चातवर्ती गृह टोटल 2 ही हैं। भोपाल में लड़कियों का है, जबलपुर में लड़कों का है। और यहाँ पे 18 वर्ष तक से 21 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है जिनके पास कोई आसरा नहीं है और वो बाल गृह से मुक्त हुए हैं, तो उनको प्रशिक्षण देने के लिए इसको बनाया गया है। मध्य प्रदेश में कितने संप्रेषण गृह हैं? मध्य प्रदेश में 18 संप्रेषण गृह हैं। मध्य प्रदेश में कितने संप्रेषण गृह हैं? 18 संप्रेषण गृह हैं। इनको ऑब्जर्वेशन सेंटर भी बोला जाता है। यहाँ वो बच्चे रखे जाते हैं जिसको हम किशोर न्याय एक्ट के तहत, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपराध किया है लेकिन अपराध जो है उनका सिद्ध नहीं हुआ है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, विचारणीय है या उनको जमानत पर अभी छोड़ा गया है, तो वो यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन अगर सज़ा मिल गई हो, 18 वर्ष से कम हो, तो उनको हम कहाँ पे रखते हैं? उनको विशेष गृह में रखते हैं। बालिकाओं के लिए पश्चातवर्ती गृह कहाँ है? भोपाल में बालिकाओं के लिए है। और बालक के लिए कहाँ पर है? बालक के लिए जबलपुर में है। अगला है मध्य प्रदेश में कितने बाल गृह संचालित हैं? मध्य प्रदेश में 60 बाल गृह संचालित हैं। मध्य प्रदेश में बाल गृह कितने संचालित हैं? 60 बाल गृह मध्य प्रदेश में संचालित हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, और ये मैंने वो जो मैं बोल रही हूँ ना, जो कमेंट में वो जो वीडियो डाला है वो देख लेना, उससे ही क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा मुझे। बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र मध्य प्रदेश में कितने हैं? बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र मध्य प्रदेश में कितने हैं? ये सारे लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश में बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र कितने हैं। ठीक है, ये कमेंट करके बताइएगा। बाल गृह कितने हैं? 60 हैं। लेकिन बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र मध्य प्रदेश में कितने हैं? बालवाड़ी जो सह संस्कार केंद्र होते हैं वहाँ पे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है अनौपचारिक तरीके से। बुरहानपुर,
मनगवा, बैरसिया, ग्वालियर, बालाघाट, मंडला, इन जिलों पर ये होते हैं। और तो आपको मुझे बताना है कि ये बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र कितने हैं। जो उस दिन वीडियो मैंने बनाया था गैर संस्थागत देखभाल का, उसमें मैंने इसको पूरा समझाया है। और भी बहुत सारे सिलाई सेंटर, कस्तूरबा सेंटर, बालक बालिका अनुरक्षण केंद्र, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो वो सारे देख लेना। अगला है जो संप्रेषण गृह होते हैं वो स्पेशली किस विभाग से जुड़े हुए होते हैं? महिला बाल विकास विभाग से जुड़े हुए केंद्र होते हैं। वर्तमान में कितने हैं? अंदर 18 हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको ऑब्जर्वेशन सेंटर बोलते हैं, मतलब अवलोकन केंद्र इनको बोलते हैं। यहाँ पे बच्चे को देखा जाता है कि वो मतलब उसने अपराध किया है, वो यहाँ पे सही तरीके से रह रहा है या नहीं रह रहा है। मध्य प्रदेश में कितने पश्चातवर्ती गृह हैं? मध्य प्रदेश में 2 पश्चातवर्ती गृह हैं। कहाँ कहाँ पर है पश्चातवर्ती गृह? एक तो है जबलपुर में और एक कहाँ पर है? भोपाल में। भोपाल में लड़कियों का है, जबलपुर में लड़कों का है। विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर जिनको जमानत नहीं मिली है और किशोर न्याय बोर्ड में जिनका मामला पेंडिंग है, कहाँ पर रखे जाएंगे? मतलब उनको जमानत नहीं मिली है और उनका पेंडिंग भी है मामला। अगर मामला क्लियर हो गया होगा तो विशेष गृह में रखे जाएंगे, लेकिन अभी मामला पेंडिंग है तो कहाँ पे रखे जाएंगे? तो उनको संप्रेषण गृह में रखा जाएगा। यदि उनका मामला कैसा होगा? यदि उनका मामला पेंडिंग होगा तो उनको कहाँ रखा जाएगा? संप्रेषण गृह में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है पश्चातवर्ती गृह में कितनी वर्ष तक की आयु के बच्चों को रखा जाता है? पश्चातवर्ती गृह में 18 से 21 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। लेकिन अगर कुछ का ज़रूरत पड़ गई, बच्चे को कहीं मिल नहीं रहा है या बच्चा कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, तो इसकी आयु सीमा 24 वर्ष तक भी बढ़ा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कितने किशोर न्याय बोर्ड हैं? मध्य प्रदेश में 51 किशोर न्याय बोर्ड हैं। कितने? 51 किशोर न्याय बोर्ड मध्य प्रदेश में हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 124 करोड़ जनसंख्या है। कितनी है? 124 करोड़ जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की है। कितनी? 124 करोड़। बच्चों का क्वेश्चन, बच्चों का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए याद रखिएगा। अगला है जवाहर बाल भवन की स्थापना कब हुई? जवाहर बाल भवन की जो स्थापना हुई थी वो 3 जुलाई 1987 को हुई थी। कब हुई थी? 3 जुलाई 1987 को जवाहर बाल भवन की स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या था इसका? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों का पूरा विकास करना, बच्चों का समुचित विकास करना, इसका मतलब मेन उद्देश्य था। और 1985 में बाल भवन सोसाइटी का भी गठन हुआ था। 1985 में क्या हुआ था? बाल भवन जो सोसाइटीज़ रहती हैं उन सोसाइटी का गठन भी हुआ था 1985 में। 1985 में बाल भवन सोसाइटी का गठन हुआ था। और जवाहर बाल भवन का गठन कब हुआ था? 3 जुलाई 1987 को हुआ था। राष्ट्रीय बाल भवन कब बना था? राष्ट्रीय बाल भवन 1956 में बना था। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। एक मिनट। राष्ट्रीय बाल भवन, राष्ट्रीय बाल भवन कब बना था? 1956 में बना था। ठीक है। बाल भवन सोसाइटी या समिति कब बनी थी? बाल भवन सोसाइटी कब बनी थी? तो बाल भवन सोसाइटी बनी थी 1985 में। ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किससे मंत्रालय से जुड़ा है? तो ये शिक्षा मंत्रालय से भी जुड़ा है और महिला बाल विकास मंत्रालय से भी, या महिला बाल विकास से भी जुड़ा है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, महिला बाल विकास से जुड़ा है। और ये इसका उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास को बढ़ाना। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि 5 से 16 बच्चों तक, 5 से 16 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जवाहर भवन में कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? 5 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों को जवाहर बाल भवन में शिक्षा दी जाती है। कितने? 5 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। 2007 में ऐसे भवन का विस्तार भोपाल के अलावा अन्य 6 संभागों में भी किया गया है, जहां पर एक एक बाल भवन की स्थापना की गई। तो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल के अलावा 6 और संभाग में किया गया है। मतलब पूरे मध्य प्रदेश में कितने जवाहर बाल भवन है? पूरे मध्य प्रदेश में 7 जवाहर बाल भवन है।
87 में स्थापना हुई, 7 ही बाल भवन है और एक भोपाल में है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ कब से कब तक शिक्षा दी जाती है, 5 से 16। हर जगह पर अलग अलग होता है, 6 से 12 है ना, 10 से 16, ये यहाँ कुछ अलग ही है, 5 से 16 वर्ष कर, ना 18 ना 6, डायरेक्ट 5 से 16 कर दिया है, ठीक है। याद रखना, जवाहर बाल भवन में 5 से 16 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती। अगला है बाल भवन समिति का गठन कब हुआ था, अभी मैंने बताया बाल भवन समिति का गठन 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में। मध्य प्रदेश में कितने बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र हैं, मध्य प्रदेश में बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र 6 होते हैं। और यहाँ ये जो होते हैं 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। एक बालवाड़ी में 25 से 30 बच्चे होते हैं, एक बालवाड़ी में 25 से 30 बच्चे होते हैं। गरीब व मध्यम वर्ग के बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है, गरीबी मध्यम वर्ग के बच्चों को रखा जाता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा दी जाती है। कहाँ कहाँ पर है, मंडला में है, बालाघाट में है, ग्वालियर में है, वैरसिया में है, मझगांव रीवा में है और बुरहानपुर में है। 6 जगहों पर बालवाड़ी से 6 सह संस्कार केंद्र बनाए गए हैं। अगला है मध्य प्रदेश में कितने शासकीय सिलाई केंद्र हैं। शासकीय सिलाई केंद्र इसलिए बनाए गए हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनकी स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में 19 शासकीय सिलाई केंद्र है। या ऐसी केवल लड़कियों को 5वीं पास होना चाहिए, 5वीं पास को इसमें प्रवेश दिया जाता है। वर्तमान में इसमें 570 महिलाएं लाभ ले रही हैं। कितने शासकीय सिलाई केंद्र हैं मध्य प्रदेश में, 19 शासकीय सिलाई केंद्र मध्य प्रदेश में हैं। अगला है जवाहर बाल भवन का वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने संभाग में विस्तार है। टोटल 6 संभागों में विस्तार है, भोपाल के अलावा। जवाहर बाल भवन की स्थापना कब हुई थी, 1987 में हुई थी। कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, 5 से 16 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। अगला है अल्पकालीन आवास गृह क्या होते हैं। वो अल्पकालीन नाम से ही समझ में आ रहा है कि कम समय के लिए। वो अल्पकालीन आवास गृह वो होते हैं यदि कोई महिला है और उसने अपराध किया है। अगर महिला ने अपराध किया है तो महिला अपराधी के लिए ये अल्पकालीन आवास गृह बनाए गए हैं। इनकी जो क्षमता होती है, एक अल्पकालीन आवास गृह में 50 महिलाएं रह सकती हैं। एक अल्पकालीन जो आवास गृह है उसमें कितनी महिलाएं रह सकती हैं, 50 महिला रह सकती हैं। और वर्तमान में यहाँ पे केवल 5 महिला रह रही हैं। वर्तमान में इसमें केवल 5 महिला रह रही हैं। और कहाँ कहाँ पर हैं ये, अभी जो है 2 जगहों पर है, एक तो है रीवा में और एक है जबलपुर में। एक तो है रीवा में और एक कहाँ पर है, जबलपुर में है। मतलब रीवा और जबलपुर में अल्पकालीन आवास गृह बनाए गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, तो रीवा और जबलपुर में है, कितनी महिला रह सकती हैं, 50 रह सकती हैं। इनके यहाँ पर आवास, भोजन, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। न्यायालय द्वारा इनको यहाँ पर भेजा जाता है। कहाँ कहाँ पर है, रीवा और जबलपुर में इसको वर्तमान में ये बनाए गए हैं। अगला है किस जगह पर बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र हैं। इनमें से बैरसिया में 6 बालवाड़ी संस्कार केंद्र हैं। अभी मैंने बताया था कि 6 हैं, जिनमें से बैरसिया में है एक। हमने हमारे पता है हम जीतेंगे बैच में ये सारे बालवाड़ी केंद्र, जितनी भी संस्थानें हैं, कितने संस्थान हैं, इनकी कितनी संख्या है, कहाँ पर बनाए गए हैं, किस ज़िले में 2, ये सब हमने ट्रिक द्वारा याद करवाया है। इसकी पूरी थ्योरी प्रोवाइड की है और फिर हमने इसके MCQ भी प्रोवाइड किए हैं। ये सारी चीज़ें हमने हमारे ग्रुप में प्रोवाइड की हैं। जो लोग अभी जुड़ चुके हैं वो वहाँ पर जाके देख सकते हैं, वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इसके अलावा उसके पूरे MCQ भी देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, थ्योरी भी मिल जाएगी, ट्रिक्स भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। हमारा जो बैच है वो किसी भी एप्लीकेशन पर नहीं है, ओनली केवल टेलीग्राम पर ही उपलब्ध होता है। जैसे ही आपका पेमेंट हमारे पास आता है हम आपको टेलीग्राम से ऐड कर लेते हैं। वो टेलीग्राम प्राइवेट है, केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने बैच लिया है, मैं ही ऐड कर पाऊँगी उसमें। और उसमें आपको सारे वीडियो, सारे PDF, सारे MCQ PDF, सारे थ्योरी PDF सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे। सबसे मेन चीज़, अभी आपने अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई हो, अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, बस आपको अगर ये लग रहा है कि यार बस मुझे ऐसी चीज़ मिल जाती कि मुझे हर टॉपिक के MCQ मिल जाते तो मैं सारे टॉपिक की फटाफट MCQ लगा लेती। तो आप हम देखो, अगर आप सोचें मार्केट से बुक्स में MCQ रहते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उतना पूरा टॉपिक कवर नहीं कर पाते, क्योंकि एक टॉपिक को कवर करने बुक वाले जाएंगे तो वो मोटी बहुत हो जाएगी बुक। हमने हर टॉपिक की ई बुक बनाई है। अधिनियम के करीब हमने 2000 MCQ की ई बुक बनाई है।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें सारे अधिनियम है पूरे, तो माता, बाल, औरत, महिलाएं, बच्चे, बाल, सबसे संबंधित किशोरी, जिनकी जितने अधिनियम है, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, प्रसव पूर्व लिंग चयन अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सब कुछ, बाल शिक्षा की नीति, सब कुछ इसमें कवर किया गया है महिला बच्चों से संबंधित। तो ये इस प्रकार से सारे टॉपिक की हमने ई बुक बनाई है। ग्रंथि और हार्मोन की है, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की है, ये स्वास्थ्य नीति और योजनाओं की है, ये मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, विकास पंचवर्षीय योजना, स्कूल पूर्व शिक्षा, है ना, और ये ICMR के MCQ है, ये टीबी और निमोनिया के MCQ हैं। आज रात 8 बजे से महिला सुपरवाइज़र के जो हमारा टेलीग्राम का, हमारे हर बैच के साथ आपको एक टेस्ट ग्रुप भी मिलता है, उस वहाँ पर रोज़ टेस्ट होते हैं, रोज़ टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है। और ऐसा नहीं कि अब हमने 200 क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया और उसमें 100 क्वेश्चन बहुत इजी डाल दिए आप लोग का टाइम बर्बाद करने। हर टॉपिक एक लेवल का रहता है, कठिन सरल क्वेश्चन तो हम देते ही नहीं है। कठिन से मेरा मतलब है ऐसे क्वेश्चन जो कि सच में ही एग्ज़ाम में आना है, फालतू का कोई भी क्वेश्चन हम नहीं डालते हैं, ऑथेंटिक रहता है। तो अगर आप केवल टेस्ट ही लेना चाहते हैं, अगर आप 7-8 दिन अच्छी खासी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे 199 में टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमारी ये पूरी ई बुक चाहिए, ये पूरे MCQ लेना है, तो MCQ बैच ले सकते हो। उसमें सारे आपको MCQ ही MCQ मिल जाएंगे हर टॉपिक के। तो हम ये विभागीय योजनाओं की ई बुक है, इसमें सारी विभाग की योजनाएं मिल जाएंगी, कंप्यूटर के 1000 MCQ मिल जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस बैच है 399 का, इसमें हर टॉपिक की आपको MCQ मिल जाएंगे। हम आपको टेलीग्राम पर ऐड कर देंगे, टेलीग्राम फाइल सेक्शन में जाके आपको सारे टॉपिक की MCQ मिल जाएंगे और बहुत ईजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। हमारे सारे वीडियोस की PDF भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा साथ में और इसके साथ आपको टेस्ट ग्रुप भी मिलेगा जहाँ पर टेस्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको थ्योरी भी पढ़ना है, हर MCQ की आपको वीडियो भी पढ़ना है, कि वीडियो मतलब देखना है, ट्रिक से याद करना है वीडियो, तो आप हमारा ये बैच ले सकते हैं। सबसे बेस्ट बैच है ये 499 में। इसमें आपको टेस्ट भी मिलेगा और इसमें आपको ट्रिक्स भी मिलेंगे, इसमें आपको MCQ भी मिलेंगे, इसमें वीडियो भी मिलेगा, इसमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन केवल MCQ आपको पढ़ना है हर टॉपिक की, तो आप 399 वाला ले सकते हो। दोनों ही बैच बहुत शानदार हैं, दोनों ही मतलब आपको एग्ज़ाम निकालने, अगर आपने FCQ MCQ ही लगा लिए जो हम करवा रहे हैं, जो आप हमारे टेस्ट भी दे दोगे ना, अभी जो 7 दिन हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं, तो जो अगर आप हमारे 7 दिन तक वो 199 वाले पैकेज में 7 दिन तक टेस्ट भी देते रहोगे ना, तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा जो बैच है वो इस प्रकार से है। टेस्ट का जो चार्ज है वो 199 रुपये, 199 रुपये में टेस्ट मिलेगा, केवल इसमें टेस्ट वाला ग्रुप मिलेगा। 399 में आपको टेस्ट भी मिलेगा प्लस MCQ बैच मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा हम जीतेंगे बैच, उसमें 499 में आपको टेस्ट मिलेगा प्लस MCQ मिलेगा प्लस पूरा हमारा हम जीतेंगे बैच मिलेगा प्लस व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा। व्हाट्सअप ग्रुप प्रैक्टिस और टेस्ट में नहीं मिलेगा, हम जीतेंगे बैच में व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा। ये रिवीजन टेस्ट सीरीज़ है। अगला है मध्य प्रदेश में बाल संरक्षण गृह किस जगह पे नहीं है। मध्य प्रदेश में जो बाल संरक्षण गृह है वो किस जगह पे नहीं। देखो, बाल संरक्षण गृह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बाल संरक्षण गृह क्यों बनाए गए हैं। देखो, महिला बाल विकास द्वारा कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चों के लिए, कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चों के लिए ये बाल स्वास्थ्य घर बनाए गए हैं, ताकि कि बच्चे उसकी इनकी चपेट में ना आ जाएं और बच्चे उन बच्चों का वो ध्यान नहीं रख सकते हैं। इसलिए ये बाल संरक्षण गृह बनाए गए हैं। किस लिए बनाए गए हैं? कुष्ठ रोग से उन्मूलन के लिए इनको बनाया गया है। कहाँ कहाँ पर है? एक तो है उज्जैन में, एक है उज्जैन में है, एक है सिवनी में और तीसरा है सीधी में। उज्जैन, सिवनी और सीधी, ये 3 जगहों पर ये बनाए गए हैं। कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चों को उनके माता पिता से अलग रखकर इसका पालन पोषण करना उद्देश्य है। कुष्ठ रोगियों के जो स्वस्थ बच्चे हैं उनके माता पिता से अलग रखकर इनका पालन किया जाता है। प्रत्येक जो घर होता है, प्रत्येक बाल संरक्षण जो गृह होता है, वहाँ पे 30 बच्चों के रहने की विशेष व्यवस्था होती है। मतलब कितने बच्चे रह सकते हैं वहाँ पर? 30 बच्चे रह सकते हैं। एक बाल संरक्षण गृह में 30 बच्चे रह सकते हैं। वर्तमान में इसमें 59 बच्चे रह रहे हैं। बाल संरक्षण गृह में वर्तमान में कितने रह रहे हैं? 59 बच्चे रह रहे हैं। बाल संरक्षण गृह क्यों बनाए गए हैं? महिला बाल विकास द्वारा बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चों को उनके माता पिता से अलग रखकर उनके पालन पोषण के लिए बनाए गए हैं। 3 जगहों पर बनाए गए हैं।
कहाँ पे नहीं बनाए गए हैं, भोपाल में नहीं बनाए गए हैं, वरना ये तीनों जगहों पर बनाए गए हैं कुष्ठ गृह। ठीक है, कुष्ठ और किस रोग के लिए बनाए गए हैं ये भी पूछा जाता है। बाल संरक्षण गृह कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए बनाए गए हैं। बाल संरक्षण गृह में प्रत्येक गृह में कितने बच्चे रह सकते हैं? 30 बच्चे रह सकते हैं और वर्तमान में कितने रह रहे हैं? 59 रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बालवाड़ी जो सह संस्कार केंद्र है उसमें कितने वर्ष तक के बच्चे रह सकते हैं? बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र मतलब मैंने अभी बताया था, जो बालवाड़ियाँ होती हैं वो सह संस्कार केंद्र होते हैं, वो 6 हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कितने हैं? 6 हैं। और यहाँ पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे रह सकते हैं। बालवाड़ी में कितने बच्चे रह सकते हैं? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे रह सकते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर है ये? एक तो है मंडला में, एक है बालाघाट में, मंडला में है, बालाघाट में है, बैरसिया में है, ग्वालियर में है, बारसिया में है, ग्वालियर में है, मनगवा रीवा में है और बुरहानपुर में है। और कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। इस प्रकार से 6 हैं। कितने वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा दी जाती है? इसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। कितने? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शिक्षा दी जाती है। मध्य प्रदेश में बाल संरक्षण गृह किस रोग के लिए बनाए गए हैं? कुष्ठ रोग के लिए बनाए गए हैं। कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। 1955 से इसका नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है और इसके लिए मल्टी ड्रग थेरेपी चल रही है 1983 से। ठीक है, कुष्ठ रोग के लिए इसको हैंसन रोग भी बोला जाता है। जवाहर बाल भवन में कितने वर्ष तक के बच्चे रह सकते हैं? 5 से 16 वर्ष तक के बच्चे जवाहर बाल भवन में रहते हैं। यहीं पर उनको पूरा प्रशिक्षण शिक्षा वगैरह दी जाती है, सांस्कृतिक चीज़ों में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं। 3 जुलाई 1987 को जवाहर बाल भवन की स्थापना हुई थी। कब? 3 जुलाई 1987 को हुई थी। अनाथ निराश्रित आवास और बच्चों को आवास, शिक्षण और प्रशिक्षण देने के लिए राजकीय बाल संरक्षण आश्रम, देखो ये अनाथ आश्रम की बात कर रहे हैं, तो ये राजकीय बाल संरक्षण आश्रम कहाँ पर है? इंदौर में है। और इसमें अनाथ बच्चों की जो क्षमता है रहने की वो कितनी है? 50। मतलब एक अनाथ आश्रम में कितने बच्चे रह सकते हैं? एक अनाथ आश्रम में 50 बच्चे रह सकते हैं। ठीक है, एक अनाथ आश्रम में कितने बच्चे रह सकते हैं? 50 बच्चे रह सकते हैं। और अनाथ और निराश्रित बच्चों को आवास, शिक्षण, प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर इसको बोलते हैं अनाथ आश्रम। इस आश्रम में 13 वर्ष तक की आयु के निराश्रित और अनाथ आश्रम वाले बच्चों को रखा जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो राजकीय बाल संरक्षण आश्रम है इंदौर में, उसमें कितने वर्ष तक के बच्चों को रखा जा सकता है? तो 13 वर्ष तक के बच्चों को रख सकते हैं। कितने? 13 वर्ष तक के बच्चों को उसमें रख सकते हैं। अगला है, राजकीय बाल संरक्षण गृह 13 वर्ष से अधिक आयु की कुष्ठ बालिकाओं को संरक्षण। देखो अभी हम 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए हमने कहाँ पढ़ा था? इंदौर में। अब अगर 13 वर्ष से अधिक की ऐसी लड़कियां हैं जो कुष्ठ रोगी से हैं और बालिकाएं हैं, कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं और कैसी हैं? बालिकाएं हैं, उनको संरक्षण व पोषण देता है। ये कहाँ पर है? तो इसको हम बोलते हैं राजकीय अनुरक्षण केंद्र। और ये जो है कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ये 13 वर्ष से अधिक जो लड़कियां होती हैं, स्वस्थ बालिका, उनको संरक्षण व पोषण देता है। इसकी क्षमता कितनी है? 50 महिलाओं की इसकी क्षमता है। और वर्तमान में 21 महिला इसके अंतर्गत रह रही हैं। कितनी? वर्तमान में 21 महिला इसके अंतर्गत रह रही हैं। बाल संरक्षण जो आश्रम होता है जो इंदौर में है, अनाथ आश्रम जिसको हम बोले हैं, उसमें कितने वर्ष तक के बच्चे रह सकते हैं? 13 वर्ष तक के बच्चे रह सकते हैं। फ्रेंड्स 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने अभी तक मुझे व्हाट्सअप पर फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन ग्रुप में आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको मेरी मिल जाएगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारे चीज़ें आपको इसमें जानकारी मिलती रहेंगी। हम बहुत जल्दी MPSI का, आबकारी का और FSO का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा जो ग्रुप 3 की वैकेंसी निकली है उसकी भी हम जानकारी देने वाले हैं, उसका भी बैच आपका स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं सारे लोग इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा।
अगला है शासकीय झूला घर में बच्चे कितने घंटे तक रह सकते हैं। ये शासकीय झूला घर क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, शासकीय झूला घर मतलब झूला घर होते हैं। और जब ये गवर्नमेंट सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं तो इनके आगे क्या लग जाता है, शासकीय लग जाता है, क्योंकि ये किसकी तरफ से बनाए जा रहे हैं, ये सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। तो हम इनको क्या कहने लगते हैं, शासकीय कहने लगते हैं। इन जगहों पर जो काम करने वाली जो महिलाएं रहती हैं उनको, उनके बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है। निम्न व मध्यम वर्ग की जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके बच्चों को 6 से 8 घंटे तक यहाँ पर रख सकते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 8 शासकीय झूला घर हैं। कितने, 8 शासकीय झूला घर हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान में, जिनमें ग्वालियर में है, एक सबसे मेन ग्वालियर में है, सागर में है, उज्जैन में है, इंदौर में नहीं है याद रखना, उज्जैन में है, होशंगाबाद में है, बड़े बड़े सारे संभाग में है, स्पेशली वो खंडवा में है, खंडवा में है, जबलपुर में है, खंडवा में है, जबलपुर में है, ठीक है, सतना में है, शासकीय झूलाघर सतना में भी है। अगर हम ईस्टर्न साइड जाएं मध्य प्रदेश के, पूरी मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर सागर में बनाया गया है ना। बीच में जाएं तो हमारे भोपाल में बनाया गया है, भोपाल और सागर में बनाया गया है। चंबल क्षेत्र पे जाएं तो वहाँ पर ग्वालियर में बनाया गया है। नर्मदापुरम साइड जाएं तो वहाँ पर होशंगाबाद और जबलपुर में बनाया गया है। इस प्रकार से टोटल 8 बनाए गए हैं। एक झूला घर जो होता है, जैसे कि हर अपन अनाथ आश्रम की क्षमता देख रहे थे 50-50 होती है, लेकिन जो झूला घर की क्षमता होती है वो 25 होती है। एक झूला घर में कितने बच्चे रह सकते हैं, तो एक झूला घर में 25 ही बच्चे रह सकते हैं, ठीक है। और वर्तमान में ऐसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं इससे, 155 लाभान्वित इससे बच्चे हो रहे हैं। नारी निकेतन में महिला अपने कितने वर्ष तक के बच्चे को अपने साथ रख सकती है। देखो, नारी निकेतन जो होता है यहाँ पर ऐसी महिलाएं रही रहती हैं जो परित्यक्ता हैं, विधवा हैं, निराश्रित हैं, वो अपने यहाँ पर 7 वर्ष तक के बच्चों को रख सकती हैं। महिलाओं को विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। 50 महिलाएं अधिकतम इसमें रह सकती हैं। नारी निकेतन में कितनी रह सकती हैं, 50 महिलाएं रह सकती हैं। सतना, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर में ये संचालित हैं, और मतलब 4 लगभग नारी निकेतन संचालित हैं। और वर्तमान में इसमें 35 महिलाएं निवास कर रही हैं। कितनी, 35 महिला निवास कर रही हैं। और इसका जो संचालन होता है वो कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति करती है। कौन करती है, कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति करती है। अगला है, मध्य प्रदेश में कितने शासकीय झूला घर हैं। मध्य प्रदेश में 8 शासकीय झूला घर हैं। कितने हैं मध्य प्रदेश में झूला घर, 8 शासकीय झूला घर हैं। यहाँ पर माता अपने 6 से 8 घंटे के बच्चों को रख सकती है। एक झूला घर में 25 बच्चे रह सकते हैं। और यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर एक बाल सेविका और आई होती है। देखो, ये जो बनाए गए हैं इस पर, ये सरकारी बनाए गए हैं, ये सरकारी बात करें। प्राइवेट तो ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं जो प्राइवेट संस्थान चलाते हैं। गवर्नमेंट संस्थान होते हैं जिनका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो का वेट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अगला वीडियो लाने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।